वीडियो ऑफ इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्राइक्स प्राउननेस, स्ट्राइक प्राउन। तो स्ट्राइक प्राउननेस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स डिपेंड्स करता है कि कितना ज़्यादा वहाँ पर जो है स्ट्राइक्स होती हैं, और स्ट्राइक का साइज क्या होता है, और स्ट्राइक का ड्यूरेशन क्या होता है। तो जितना ज़्यादा जो है स्ट्राइक की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी लोग वहाँ पे रेगुलरली जो है वो स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो आमतौर पर डिस्प्यूट्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़्यादा लोग स्ट्राइक की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं, इसका ये मतलब है। इसी तरह अगर स्ट्राइक का साइज बड़ा है, यानी लोग उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है लोगों की वो बहुत ज़्यादा तादाद में है होती है किसी भी कंट्री के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बढ़ेंगे और स्ट्राइक जो है और ज़्यादा इंक्रीज होंगी, क्योंकि उसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ दी इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंबर वो बढ़ जाती है। जो यूनियंस के मेंबर है वो बढ़ती हैं, तो यूनियंस की पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग स्ट्राइक की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। इसी तरह स्ट्राइक ड्यूरेशन है, तो अब डिपेंड करता है स्ट्राइक ड्यूरेशन। अगर बहुत ज़्यादा देर तक किसी भी कंट्री के अंदर लोग बैठते हैं, जैसा कि आमतौर पर मल्टीनेशनल फर्म्स जो होती है उसके अंदर स्ट्राइक का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा उतना इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो है वो बढ़ेंगे। इसलिए ये फर्म्स की कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो स्ट्राइक्स है उसके ड्यूरेशन को कम किया जाए, उसके साइज को कम किया जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम किया जाए, ताकि जो है वो स्ट्राइक ज़्यादा ना हो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन से जो प्रॉब्लम्स है उन्हें उनका सोल्यूशन ढूंढा जाए। अदरवाइज जो कंपनी है उसको बहुत लॉसेस होंगे, और इसी तरह इवन के जो एम्प्लॉइज वहाँ काम कर रहे होंगे उनको भी लॉस होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्प्यूट एंड स्ट्राइक प्रोनाउंस में मल्टीनेशनल सब्सिडीज एक्सपीरियंस लार्जर एंड लॉन्गर स्ट्राइक देन द लोकल फर्म। यस, आमतौर पर जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं उनके यहाँ जो स्ट्राइक्स होती है उसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है और बड़ा ज्यादा लोग उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और जो लोकल फर्म्स होती हैं उसके अंदर उसका ड्यूरेशन भी कम होता है और उसके जो अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी तादाद भी कम होती है। उसकी ये कुछ रीजंस है, जिसमें पहली रीजन ये है कि फॉरेन ओन्ड फर्म्स मे बी अंडर लेस फाइनेंशियल प्रेशर टू सेटल अ स्ट्राइक क्विकली देन द लोकल फर्म्स। क्योंकि जो फॉरेन फर्म्स होती हैं, जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं, वो फाइनेंशियली साउंड होती है और उनके जो बिजनेसेस होते हैं वो दूसरे कंट्री के अंदर भी चल रहे होते हैं बहुत अच्छे से। तो इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ किसी भी यूनियन की डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए उनका जो स्ट्राइक का ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो इसलिए जो फाइनेंशियल जो प्रेशर है वो बहुत कम जो है वो मल्टीनेशनल फर्म्स के ऊपर होता है। पॉसिबली बिकॉज दे कैन स्विच प्रोडक्शन आउट ऑफ द कंट्री, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको एक कंट्री की बजाय किसी दूसरी सब्सिडी में शिफ्ट कर दें। अगर कोई बहुत बड़ी डिमांड है जो कि मल्टीनेशनल फर्म उससे पूरी नहीं कर पाती है, तो फिर वो फॉर द टेम्परेरी बेसिस जब तक कि वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता उस वक्त तक जो है वो अपनी प्रोडक्शन को एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में भी जो है वो शिफ्ट कर सकती है। इसलिए भी जो ड्यूरेशन होता है स्ट्राइक का वो ज़्यादा होता है उसकी बनिस्बत जो कि लोकल फर्म्स होती है। आमतौर पर लोकल फर्म्स का ऑपरेशन सिर्फ वही एक जगह पर आमतौर पर चल रहा होता है, तो इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर वो डिस्प्यूट को फौरी तौर पर ख़त्म नहीं करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन तकरीबन लॉसेस में चली जाएगी और उनके कंपनी को बंद होने के चांस होते हैं। इस वजह से वो लोग बहुत जल्दी जो है जो स्ट्राइक होती है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ट्रेड यूनियंस एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन और ट्रेड यूनियंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ट्रेड यूनियन में लिमिट द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस ऑफ द मल्टीनेशनल फर्म इन थ्री वेज, तो तीन तरीकों से जो है जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं उनके जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं उनको जो है वो लिमिट करती है, उनको रोकती है और उनके ऊपर प्रेशर डालती है। तो उसके अंदर पहला जो
मल्टीनेशनल फर्म्स के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है बाय इन्फ्लुएंसिंग वेज लेवल टू द एक्सटेंट दैट कॉस्ट स्ट्रक्चर में बिकम अनकम्पेटिटिव। इसको हम डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ड्यू टू द डिमांड ऑफ इंक्रीज इन दी वेज लेवल, जो कंपनी होती है उसकी कॉस्ट उस वेज की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट के अंदर कंपेटिटिव प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। तो ये ये इन्फ्लुएंस जो है वो यूनियंस डाल रही होती है मल्टीनेशनल फर्म्स के ऊपर। दूसरा, by constraining the ability of multinational firms to vary employment level at will। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी कोई डिसीजन लेना चाह रही होती है ले ऑफ से रिलेटेड, रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड, तो ड्यू टू दी प्रैक्टिसेस, ड्यू टू दी पॉलिसी, ड्यू टू द लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो ऐसा नहीं कर पाती है। तो जिसकी वजह से जो है उसको लॉस होता है, या अगर वो अपनी कंपनी को जो है वो क्लोज करना चाह रही होती है या किसी डिपार्टमेंट को क्लोज करना चाह रही होती है, तो उस कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होता, उसको बहुत सारे लॉज से गुजरना होता है, जैसा कि हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। बाय हिंडरिंग और प्रिवेंटिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द मल्टीनेशनल्स, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती है उनका जो है वो इंटर सब्सिडरी जो है इंटीग्रेशन होता है, कि एक जो कंट्री होता है उस वो डिपेंड करता है किसी दूसरे कंट्री की प्रोडक्शन के ऊपर। तो अगर किसी का ऑपरेशन जो है वो यूरोप में है एक सब्सिडरी, और दूसरी यूएसए के अंदर है, और जो यूएसए की सब्सिडरी है वहां से जो है वो फाइनल प्रोडक्शन होती है और यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है, तो अगर यहाँ का रॉ मटेरियल बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि जो फॉरेन फॉर्म है यूएसए की वो भी तकरीबन बंद ही हो जाएगी। तो इस तरह ये इंटरनेशनल जो है जो भी उनकी सब्सिडीज होती है, जो ऑपरेशन होते हैं, उनके ऊपर इस तरह भी ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम और मजीद डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, इन्फ्लुएंस वेज लेवल्स। लेबर कॉस्ट स्टिल प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट in determining cost competitiveness in the most industries। Yes, definitely। जो लेबर की कॉस्ट होती है वही आमतौर पर जो है वो कॉस्ट को, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करती है या उसको बढ़ाती है, और उसी की बेस पर आमतौर पर जो है कॉस्ट लीडरशिप जो है वो ली जा सकती है, कि जितना ज़्यादा आप कम कॉस्ट पे कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही आपको कंपेटिटिव एज हासिल होगा कि आप लो कॉस्ट के ऊपर उसे सेल कर सकें। और जितना ज़्यादा उसे आप कॉस्टली प्रोड्यूस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि आप उसको हायर कॉस्ट पे सेल करेंगे, जिससे आपका कंपेटिटिव एज खत्म हो जाएगा, या आपकी जो दूसरी कंपनी है उसको आपके ऊपर कंपेटिटिव एज हासिल होगा फॉर दी low cost production। Multinationals that fails to manage their wage level successfully will suffer labor cost disadvantage that may narrow their strategic option। Yes, जब आप अपने इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल फर्म है, जब वो लेबर कॉस्ट को कम करने में या लेबर कॉस्ट को जो है प्रॉपरली मैनेज करने में नाकाम हो जाती है, तो वो एक डिसएडवांटेज है मल्टीनेशनल फर्म्स के, जिससे वो अपने जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस जाता है। तो इसलिए आमतौर पर जो मल्टीनेशनल फर्म्स है वो अपनी जो लेबर कॉस्ट होती है उसको सक्सेसफुली मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके जी, द सेकंड है कॉन्स्ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल्स in Western Europe, Japan, and Australia. The inability of a firm to vary employment levels at will may be more serious problem than the wage level। तो बास कंट्री में ऐसा होता है जहाँ पर जो है जो एम्प्लॉयमेंट एट विल होता है उसका ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यानी उसको अगर कोई कंपनी जो है कोई बंदा उस कंपनी में काम करना चाहता है, लेकिन जो कंपनी है वो ये चाहती है कि भाई हम ये डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं,
हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, हम ले ऑफ करना चाहते हैं, हम रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो वो इतना आसानी से नहीं कर पाते ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉस। तो वो इस तरह जो फिर यूनियंस होती हैं वो उनके ऊपर इफेक्ट करती है, वो उनको जो है अगर कोई कोई जो है ले ऑफ करना होता है तो फिर उन्हें जो है उसकी कंपनसेशन जो है वो देनी पड़ती है। मैनी कंट्रीज नाउ have a legislation that limit considerably the ability of a firm to carry out planned closure, redundancy और lay off programs। तो बहुत सारी कंट्री में ये लॉ है कि वो जो है उस अपनी जो फर्म है उसकी जो जो प्लांट है जो उसने लगाया हुआ है उसको क्लोज नहीं कर सकती। अगर क्लोज करेगी तो फिर उसके डिफरेंट लॉज हैं कि उनको उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको पेमेंट करनी पड़ेगी इन डिफरेंट वेज। वो क्या पेमेंट्स होंगी, वो जो है पूरे जो जितने भी साल उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से उनकी कोई पेमेंट उन्हें जो है लमसम अमाउंट में पे करनी पड़ेगी, गोल्डन हैंडशेक वगैरह कुछ देना पड़ेगा। तो ये इस तरह की चीज करके उन्हें फौरी तौर पर उन्हें जो है वो फारिग नहीं कर सकते, अनलेस इट कैन बी shown that the structural condition make these employment losses unavoidable। डेफिनेटली अगर वो ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं कि जो उनका स्ट्रक्चर है उससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट लॉसेस हो रहे हैं और उन लॉसेस को जब तक रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की जाएगी उस वक्त तक जो है उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो अगर वो प्रॉपर प्रूफ कर देते हैं रीस्ट्रक्चरिंग का तो जो है गवर्नमेंट उनको इस बात की इजाजत दे सकती है। Redundancy legislation in many countries specifies that the firm must compensate redundant employees through specified formula। तो उनकी गवर्नमेंट ने अपने कुछ फार्मूलाज दिए हुए होते हैं और उन फार्मूलाज के थ्रू जो है वो उसको डील करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं उस एम्प्लॉइज को। जैसा कि मैंने बताया कि जो है जितने साल किसी जो है एम्प्लॉई ने कहीं काम किया हो उसके लिहाज से हर साल के 2 हफ्ते की जो पे है वो उसको फर्ज करो किसी ने जो है वो 20 साल काम किया है तो इसका मतलब है 40 हफ्तों की पे जो है उसे देकर जो है उसे तभी आप वहां से जो है रिडंडेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है और भी मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्री में आप जाएं तो वहां पर जो है उन फार्मूलाज के थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं। इन मैनी कंट्री पेमेंट्स फॉर इनवॉलंटरी टर्मिनेशन आर सब्सटेंशियल स्पेशली इन कंपैरिजन विद दोज इन द यूएसए। तो जैसे यूरोप है या और कंट्री है वहां पर अगर आप किसी को टर्मिनेट करेंगे तो उसकी आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, जबकि यूएसए या जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर टर्मिनेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप यूरोप में जाएं या किसी दूसरे कंट्री में जाएं तो वहां पर टर्मिनेशन की कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा जो है वो पे करनी पड़ती है। तो ये एक और जो है कॉन्स्ट्रेंट है जो कि कंपनी को मल्टीनेशनल फर्म्स को जो यूनियंस की तरफ से होता है। ओके जी, हिंडरिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो अगर जो फॉर्म्स है मल्टीनेशनल फॉर्म्स है वो जो है वो ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके ऑपरेशंस अगर ग्लोबली इंटीग्रेटेड है तब जो है जो यूनियंस होती है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसा कि मल्टीनेशनल मेक अ कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू इंटीग्रेट एंड रैशनलाइज देयर ऑपरेशंस। तो वो आमतौर पर इसी वजह से कि अगर वो इंटरनेशनल उनकी इंटीग्रेशन होती है तो यूनियन उसके ऊपर इफेक्ट करती है। इसलिए ज्यादातर मल्टीनेशनल फर्म जो है वो अपने जो ऑपरेशन होते हैं उनको इंटीग्रेट नहीं करती दूसरे कंट्री के ऑपरेशन के साथ, because to do so could cause industrial and political problems। तो अगर एक किसी कंट्री में कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, कोई इंडस्ट्री प्रॉब्लम हो जाता है, इसका मतलब है कि उसका पूरा इफेक्ट दूसरी भी जो उनकी इंटीग्रेटेड सब्सिडीज है उनके ऊपर भी जाएगा। तो इसलिए आमतौर पर जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती है वो हर सब्जी को अलग ही रखना चाहती है। यहाँ पे एक हिंडरिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन की एग्जांपल दी गई है जो कि जनरल मोटर्स को लेकर जो है वो दी गई है। तो जनरल मोटर एज एन एग्जांपल ऑफ दिस सब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जीएम वाज
alleged in early 1980s to have undertaken substantial investment in Germany at the demand of the German metal workers unions on one of the largest industrial union in the Western world in order to foster good industrial relation in Germany. तो ये जो इंटरनेशनल यूनियंस होती हैं कि अगर आप किसी एक कंट्री में काम कर रहे हैं तो वो आपको ये कहती है जी आप जो है वो जो है वो दूसरे कंट्री के अंदर अपने ऑपरेशंस को जो है वो सक्सेसफुल करें, या अब जो जर्मनी है वहां पर जो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन की प्रैक्टिसेस है उसे इम्प्रूव करें आप। अगर आप वहाँ इम्प्रूव नहीं करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस को तो जो है डेफिनेटली फिर आपको अपने ऑपरेशंस को रोकना होगा एक जगह से। जब एक जगह से ऑपरेशन रुकेंगे तो ओवरऑल फिर बाकी भी जो भी इंटीग्रेटेड आपकी सब्सिडीज है उनके ऑपरेशंस को भी रोका जाएगा, क्योंकि वो खुद ही रुक जाएंगे जबकि उनको रॉ मटेरियल नहीं दिया जाएगा। तो वो जो है आगे वो जो सब्सिडीज है वो काम ही नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए जो कंपनीज है वो इस तरह नहीं करती हैं। वो आमतौर पर अपने अपना तमाम कंट्री की जो ऑपरेशंस होती है होते हैं उनको वो अलग अलग जो है वो रखती हैं। तो ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्स टू दी मल्टीनेशनल्स, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज को कैसे रिस्पॉन्स जो है वो कर रही होती है। तो seeing the growth of multinationals as a threat to the bargaining power of the labor because of, तो डेफिनेटली जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है जिसकी वजह से उनकी जो पावर है, जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो है द कंसिडरेबल पावर जो है जिसकी वजह से उनकी जो पावर्स है वो बढ़ रही हैं। और इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल फर्म्स, तो जो लार्ज मल्टीनेशनल फर्म्स है वो यूनियंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए बार्गेनिंग पावर जो है वो ट्रेड यूनियंस की कम हो रही है और जो मल्टीनेशनल फर्म्स है उनका जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन तमाम मल्टीनेशनल फर्म्स जो है वो एंटी यूनियन नहीं है। कुछ मल्टीनेशनल फर्म्स जो है वो यूनियन की फेवर में है और वो यूनियन को साथ लेके चलती है और उनको मैनेज करती हैं और उस कंट्री के जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उनको फॉलो करते हुए जो है वो आगे बढ़ती हैं। तो हम जो है ये जो थर्ड वीडियो है वो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। फोर्थ वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रेड यूनियन कंसर्निंग अबाउट द एमएनसीज। जो ट्रेड यूनियन है वो जो है एमएनसी से उनको क्या क्या कंसिडरेशन होती हैं इसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी जो कि वीडियो 4 वीडियो है उसके अंदर हम जाकर इसको हम